हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एकेडमी पर। आज हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हैं क्या, किस भाग में दिया गया है, कितने से लेके कितने अनुच्छेद उसमें हैं, आज इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार जो हमारा है ये नागरिकों की आज़ादी है। तो नागरिकों को आज़ादी किसके खिलाफ है? तो राज्य के खिलाफ, यानी कि राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी जो है हमारे मूल अधिकार हैं। तो हमारे मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, आइए देखते हैं। भाग 3 में इसको रखा गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो लगभग 800 वर्ष पहले इंग्लैंड के ब्रिटेन के राजा ने नागरिकों को कुछ आज़ादी दी थी, कुछ स्वतंत्रता दी थी। तो नागरिकों के जो अधिकार का घोषणा पत्र है, नागरिकों के अधिकार का जो घोषणा पत्र है, उसे क्या कहा गया? उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इन्हीं अधिकारों को अपने यहाँ संविधान के जिस भाग में रखा गया है तो उनको भारत का मैग्ना कार्टा, ये आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकार रखे गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों को रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, ये समता का अधिकार जो हमारा 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। सांवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में था, लेकिन अब इस समय संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी कि अगर आपकी संपत्ति को जब्त किया जाता है तो इसको मूल अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। और ये याद रखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A में इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ और सिर्फ समानता के अधिकार की ही बात करेंगे, जिसमें 14 से लेके 18 तक आते हैं। उसके पहले 2 आर्टिकल और आते हैं, 12 और 13, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 जो हमारा है, राज्य की जो परिभाषा दे रखी है। तो राज्य की परिभाषा में आता क्या है? तो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, विधानमंडल, राज्य की सरकारें, स्थानीय प्राधिकार, जैसे कि आप देख लीजिए स्थानीय प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC, गेल, बेल और NCERT, SCERT, ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको राज्य की परिभाषा में रखा जाता है। दूसरी चीज़, स्थानीय पदाधिकारी, जैसे कि सरकारी डॉक्टर हो गया, सरकारी इंजीनियर हो गया, जो भी सरकार के तहत कार्यरत हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, इनको। BCCI अब तक खुद को प्राइवेट संस्था कह रही थी, लेकिन कोई भी प्राइवेट संस्था अगर सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है तो वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगा। तो राज्य की परिभाषा में BCCI को 2019 में आर्टिकल 12 में रख दिया गया, पहले ये प्राइवेट रूप में थी। अब आइए आर्टिकल 13 क्या है? अनुच्छेद 13 जो हमारा मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियां, जो भी कानून संसद बनाएगी, मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अर्थात इसका मतलब क्या है? तो मूल अधिकार
के ऊपर कोई भी कानून अगर प्रभावी हो रहा है, यानी कि मूल अधिकारों को कम कर दे रहा है कोई भी कानून, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको निरस्त कर देती है। तो निरस्त किस आर्टिकल के तहत करती है, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा के योग्य होते हैं। आर्टिकल 32 जो हमारा है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसको वो निरस्त कर देती है। अब आइए हम अपना समता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दे रखा है उसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखते हैं समता का अधिकार में आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो हमारा है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष समता ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ये हमारा जो है विधि के समक्ष समता जो हमारा है ये है ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड से। और विधि के समान संरक्षण ये हमारा यूएसए से लिया गया है। ये है यूएसए और ये है ब्रिटेन, यूके आप कह सकते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण है क्या। विधि के समक्ष जो समता है हमारा, ये एक नकारात्मक पहलू है, यानी कि विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे अमीर गरीब राजा चाहे जो भी हो, वो सब विधि के समक्ष समान ही होंगे। दूसरा क्या कहता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। ये हमारा विधि के समक्ष समता वाले उसमें हिस्से में आता है। और विधि के समान संरक्षण हमारा क्या कहता है, तो विधि के समान संरक्षण जो हमारा ये है हमारा अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या दिया गया है आइए देखते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, यानी कि अगर परिस्थितियां आपकी समान है तब भी वो नियम आपके ऊपर लागू होंगे। जैसे आप दो लोगों की दौड़ करा रहे हैं, उसमें एक थोड़ा सा एक पैर से कमज़ोर है और एक पूरी तरह से स्वस्थ है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते, यानी कि कमज़ोर वाले को या तो कम दौड़ाया जाएगा उतने समय में, या तो उसको समय ज़्यादा दिया जाएगा उतनी दौड़ के लिए, तो यानी कि उसको विशेष वरीयता दी जाएगी। आर्टिकल 14 का एक अपवाद है, ये पूरी तरह से समता नहीं प्राप्त कराता है, कुछ लोगों को विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो विशेषाधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल जो 31C है इसके तहत 39B और 39C जो हमारा लाया गया है, ये आर्टिकल 14 का अपवाद है। यानी कि आर्टिकल 31C क्या है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए इनको लाया गया था। तो यानी कि कुछ निदेशक तत्व कौन कौन से, ये हमारा नीति निदेशक तत्व 39B और 39C, ये हमारा नीति निदेशक तत्व जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है 14 ये है शून्य हो जाता है। तो आर्टिकल 39B 39C में क्या है देखते हैं, यानी कि सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए। 39C जो हमारा कहता है कि धन के संकेंद्रण को रोकना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो यानी कि एक सीमा से अधिक धन का संकेंद्रण अगर होता है तो वहाँ पे सरकार जो है इसको लागू करेगी। ऐसा नहीं, तो अगर लोग कमाई करते जा रहे हैं बहुत अमीर होते जा रहे हैं, आर्टिकल 39C के तहत अगर ये हटा दिया जाए तो ये हमारी समानता को प्रभावित करेगा, इसलिए इसको लाया गया है कि एक जगह पे धन का संकेंद्रण ना होने पाए। तो आइए अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 जो हमारा कहता है केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इन आधारों पर किसी से विभेद या पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल का मतलब क्या है कि इनके अलावा अन्य के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद का प्रतिषेध। यहाँ पे केवल जो शब्द हमारा है ये बताता है कि इसके अलावा विभेद किया जा सकता है। इसका अपवाद क्या क्या है, तो स्त्रियों और बालकों के लिए जो विशेष उपबंध दिए गए हैं उसी आर्टिकल में उसका अपवाद भी दिया गया है स्त्रियों और बालकों के लिए। दूसरा है हमारा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4,
शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या फिर SC ST के लिए जो प्रावधान किए गए हैं आरक्षण हेतु, जैसे कि संसद और विधानमंडल में सीटों का जो आरक्षण किया गया है हमारा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 में रखा गया है। आर्टिकल 15 के 5 में क्या रखा गया है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु जो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोई नियम अगर बनाए जा रहे हैं तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान आप कर सकते हैं। 93वां संविधान संशोधन 2005 में शैक्षणिक संसाधन 93वां संविधान संशोधन जो हमारा है शैक्षणिक संस्थानों में OBC के आरक्षण की बात करता है, परंतु क्रीमी लेयर का पालन करना होता है। तो क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उच्चाधिकारी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, तो मतलब अगर उनकी इनकम अच्छी खासी है तो यहाँ पे क्रीमी लेयर वाले इसमें नहीं आएंगे। आर्टिकल 16 जो हमारा लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अर्थात केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जाए। राज्य के अधीन जितनी भी रोजगार वाली सेवाएं हैं इन आधारों पे उससे पक्षपात नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ आर्टिकल 15 से बढ़ गई है, ये निवास के आधार पर, परंतु इसका अपवाद एक ये है, संसद रोजगार हेतु निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस प्रकार का अपवाद अभी भी है। तो आर्टिकल 17 हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। तो ये अस्पृश्यता जो शब्द है संविधान में हमारे वर्णित नहीं है। संसद द्वारा 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लाया गया, परंतु इसे संशोधन कर इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो अगला है आर्टिकल हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में आप लोग याद रखिएगा कि सेना और विद्या संबंधी जितने भी सम्मान हैं वो उपाधियों में नहीं आते, यानी कि इनको सरकार दे सकती है। दूसरी चीज़, भारत का कोई नागरिक है वो विदेश से कोई भी उपहार ग्रहण नहीं कर सकता है। एक चीज़ इसमें और आती है, किसी विदेशी राज्य के अधीन लाभ के पद पर कोई भी व्यक्ति अगर आसीन है तो वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपहार नहीं ले सकता है। एक चीज़ और आती है कि राज्य के अधीन यानी कि अपने यहाँ सेवा में कार्यरत कोई लाभ के पद पर है तो वो भी राष्ट्रपति की बिना सहमति के कोई भी सम्मान, कोई भी उपाधि, कोई भी उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। आइए देखते हैं आरक्षण के संबंध में 2 आयोग बनाए गए थे। 1953 में काका कालेलकर आयोग जो हमारा बनाया गया था, ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये हमारा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है। दूसरा हमारा है 1979 में मोरारजी देसाई सरकार में BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया, ये हमारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला ये हमारा सेकंड। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था, आप लोग याद रखिएगा।